साउंड में इको है क्या? या समझ सेइंग ओके सर, श्रद्धा इज सेइंग ओके सर, यस सर, यू आर ऑडिबल, ओके, थैंक यू फॉर मेकिंग क्लियर दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द टॉपिक इज वेल फैमिलियर टू यू, you are quite familiar with this topic, seating arrangement. This is highly demandable topic, highly recommendable topic, every exam test this topic. आजकल के जितने भी एप्टीट्यूड की बेस पे जो भी एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक टेस्ट किया जाता है। वेटेज की अगर बात करें हम तो 15 to 20 मार्क्स का वेटेज होता है इसमें। कितना? 15 to 20। कुछ एग्जाम्स में 2 सेट्स ही आएंगे, सपोज 10 मार्क्स के लिए। कुछ ऐसे एग्जाम्स है उसमें आजकल बैंकिंग की या फिर एमबीए सीईटी की अगर बात करें तो 15 to 20 मार्क्स का वेटेज है इस टॉपिक का। सिटिंग अरेंजमेंट 15 के लिए 3-3 सेट्स आते हैं 5-5 मार्क्स के लिए। तो आप अगर कोई एग्जाम्स देने की सोच रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम्स के लिए अगर अपेयर होने की सोच रहे हो, सो विदाउट गेटिंग मास्टर की इन दिस टॉपिक यू कैन नॉट क्रैक एनी एग्जाम। अगर स्पेसिफिकली बैंकिंग की अगर बात करें तो मेंस में ये टॉपिक 100% आपको दिखेगा ही दिखेगा। प्री में भी दिखता है, मेंस में भी दिखता है। वेटेज कितना है? तो 15 to 20 मार्क्स का वेटेज होगा, मतलब 5-5 मार्क्स का सेट्स आएगा और 2 या 3 सेट्स ऐसे रहते हैं, 3 या 4 भी सेट्स रहते हैं कभी कभी, ठीक है। लेवल की बात करें हम तो कुछ एग्जाम्स में इजी रहते हैं, कुछ एग्जाम्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। मेंस में अगर रहा तो मेंस में अच्छे खासे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। गेटिंग? इको आ रहा क्या? एक बार बोल दो। नहीं, यू आर ऑडिबल, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। चलो, सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आया होगा क्या रहता है। अब देखो, कुछ पर्सन्स बैठे होंगे कुछ ऑफिस में या फिर कहीं पे भी, उनको अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमें अरेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। अब यहाँ पे डिफिकल्टी क्या आता है कि 2 कंसर्न्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। 2 कंसर्न्स होते हैं, एक तो होता है कि विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना, एक होता है कि विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करना, दूसरा है कि लार्ज डेटा है उसको कैसे एनालाइज करना। गेटिंग? 2 कंसर्न्स होते हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरी चीज कि लार्ज डेटा को एनालाइज कैसे करे, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स दिए होते हैं तो उसको अरेंज कैसे करे, है ना। तो उसके भी कुछ अप्रोचेस है, हम धीरे धीरे समझते हैं। उसके पहले कुछ बेसिक्स है, आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए ना, आगे हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर सॉल्व करने की कोशिश, तो उसमें 100% आपको वर्ड्स दिखना ही दिखना, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। आपको वो वर्ड्स दिखते ही है। फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो जाएंगे वो नए टाइप के वर्ड्स, देख लेते हैं उनका क्या मीनिंग है। ये वर्ड्स बहुत फैमिलियर लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी आपने गलती कर ली तो वर्ड्स में सारा चेंज हो जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट चेंज हो जाता है। ओके, सो वन बाय वन सारे देखते हैं हम। लेट अस सी दैट। ओके, फर्स्ट वर्ड यू कैन सी ओवर द स्क्रीन इज राइट और लेफ्ट। अब ये आप बोलोगे ये क्या नया वर्ड थोड़ी ना है ना, बट सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गेटिंग? इट प्लेज अ की रोल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं व्हाट इज द राइट और राइट, व्हाट इज द लेफ्ट। अगर सेंटेंस आया इस तरह से, ए इज अ राइट ऑफ बी, ए इज राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मीनिंग होता है? क्या मीनिंग होता है कि ए बी के राइट में है, लेकिन कितना राइट में है वो नहीं पता। गेटिंग? कितना राइट में है, तो सिंपली हम नोटेशन फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे, ए इज अ राइट ऑफ बी, ए इज अ राइट ऑफ बी। लेकिन कितना है? अब इनके बीच में गैप कितना है? 2 का है, 3 का है, इनके बीच में 1 का गैप हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, कितना भी हो सकता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। गेटिंग? वैसे ही लेफ्ट में अगर रहा तो ए इज अ लेफ्ट ऑफ बी, ए इज अ लेफ्ट ऑफ बी, इस तरह से ए इज अ लेफ्ट ऑफ बी, लेकिन कहाँ है नहीं पता, ठीक है। तो लेफ्ट में ही होगा या फिर राइट में होगा जैसे बोला, लेकिन उनके बीच का गैप क्लियर नहीं है। माइंड दिस वर्ड फर्स्ट, ठीक है। चलो, लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। हाँ, इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट, ये वर्ड आपको जरूर दिखेगा, इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट। इसका क्या मीनिंग होता है? जैसे ही ऐसा आया कि ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, दूसरा वर्ड क्या होगा? ए इज
immediate left or left of B. A is immediate left of B. इस तरह से अगर रहा तो हम कैसे लिखेंगे? इसका डेफिनेट मीनिंग होता है A और B ऐसी पेयर होगी, गेटिंग? और कैसा? इमीडिएट लेफ्ट. A is a immediate right of B. Immediate right of B अगर सेंटेंस रहा तो A is a immediate right of B. ठीक है, right of B means there is a no gap between them. समझ रहे? Immediate left and immediate right. सिर्फ राइट और लेफ्ट का अगर मीनिंग रहा तो उसका कुछ अलग मीनिंग है, इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट का मीनिंग कुछ अलग होता है. ठीक है, आप ये पॉइंट नोट डाउन करिए, एक एक पॉइंट सारे नोट डाउन करिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज दैट? बिसाइड, एडजेसेंट और नेबर्स. ठीक है, ये भी वर्ड्स आपको दिखेंगे. बिसाइड कभी आपको एडजेसेंट दिखेगा, कभी नेबर्स दिखेंगे. ठीक है, नेबर्स का मतलब तो आपको पता ही है ना, जो कभी कभी काम में आते हैं. चलो, तो बिसाइड का मतलब क्या होता है? जैसे ही अगर सेंटेंस आया, किस तरह से सेंटेंस होगा? सेंटेंस किस तरह? ए एंड बी आर नेबर्स और एडजेसेंट टू ईच अदर, आर एडजेसेंट टू ईच अदर. ठीक है, ईच अदर, इस तरह से सेंटेंस होगा. ए एंड बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ए सिट्स बिसाइड बी, ऐसा. तीसरा सेंटेंस होगा ए एंड बी आर नेबर्स. ओके, तो इनका अरेंजमेंट किस तरह से बनेगा? अरेंजमेंट किस तरह से बनेगा? तीनों वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे बनेगा? ए बी और बी ए. कैसा बनेगा अरेंजमेंट? ए बी और बी ए. समझ रहे क्या? ए बी और बी ए. डेफिनेट ऑर्डर नहीं है उनकी. जैसे पिछले केस में था ना, इमीडिएट लेफ्ट अगर बोला होता तो सर्टन था, इमीडिएट राइट बोला होता तो सर्टन था, लेकिन इस केस में कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं है. हम नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे? जैसे ही ए इज बिसाइड बी, ए एंड बी आर नेबर्स, ए इज एडजेसेंट ऑफ बी अगर रहा तो इस केस में हम इस तरह से लिखेंगे, ए बी और बी ए. गेटिंग? चलो थोड़ा आगे चलते हैं. और बिलो और अबव, ये भी एक वर्ड आएगा आपको. ये कब आएगा? जब हम टॉप से लेके बॉटम तक, या फ्लोर बेस अरेंजमेंट जो होता है ना, फ्लोर बेस अरेंजमेंट, वो फ्लोर बेस अरेंजमेंट में अबो और बिलो का यूज हो जाता है. जैसे कि सेंटेंस आएगा, सेंटेंस किस तरह से आएगा? ए इज अबो बी. ए इज अबो बी. सेंटेंस कैसे आएगा? ए इज अबव बी. ठीक है, हम नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे, ए इज अबव बी. कितना भी अबव है? कितना अबव है? समझ में आ रहा? कितना अबव है? कितना गैप होना इनके बीच में? इनके बीच में जो गैप होगा, एक का हो सकता, दो का हो सकता, तीन का हो सकता, चार का हो सकता, कितना भी हो सकता. गैप इज नॉट क्लियर हियर. जैसे ही सेंटेंस आपको आया ए इज अबव बी, मतलब कितना है तो हमें नहीं पता. ठीक है, लेकिन अबव हो जाएगा, लेकिन कितना अबव है हमें नहीं पता. ए इज बिलो बी, ए इज बिलो बी, तो कितना बिलो है तो हमें नहीं पता. गेटिंग? चलो आगे चलते हैं. इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो, इसका मीनिंग है इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो. इसका क्या मीनिंग होगा? ए इज इमीडिएट अबव बी, तो ये पेयर बनेगी, ए इज इमीडिएट अबव बी. गेटिंग? दूसरा सेंटेंस कैसा होगा? ए इज इमीडिएट बिलो बी, ए इज इमीडिएट अबव बी, ए इज इमीडिएट बिलो बी. ठीक है, ए इज इमीडिएट बिलो बी. सॉरी, उल्टा लिखा मैंने, ए इज इमीडिएट बिलो बी. इस तरह से होगा जब हम अबव और बिलो की बात करते हैं. चलो आगे चलते हैं. एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन का क्या मीनिंग होगा? लेट अस अंडरस्टैंड. सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, है ना, और इस तरह से अगर रहा, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी. ए क्या है? ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी. एक केस हो सकती है. दूसरा, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी. इज गैप क्लियर हियर? क्या यहाँ पे गैप बिल्कुल क्लियर है क्या?
यहाँ पे भी एग्जैक्टली मतलब 2 का गैप इस तरफ छोड़ा, 2 का गैप इस तरफ छोड़ा। और क्या हो सकता है, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी सेंटेंस किस तरह से होगा, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। इंटरचेंज भी हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, गेटिंग, इंटरचेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, जैसे ही वर्ड आएगा एग्जैक्टली बिटवीन, तो उनके बीच का गैप क्लियर नहीं होगा। गैप कितना होगा, जितना गैप मतलब बी एंड ए का जितना होगा गैप होगा उतना ही गैप सी एंड ए का होगा। गेटिंग, जितना गैप बी एंड ए का होगा उतना ही गैप होगा सी एंड ए का। इस लाइन का मतलब ये है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, एग्जैक्टली बिटवीन एंड एडजेसेंट। एग्जैक्टली बिटवीन एंड एडजेसेंट अगर रहा तो क्या मीनिंग होता है, देख लो। एग्जैक्टली बिटवीन एंड एडजेसेंट अगर रहा तो किस तरह से उसका मीनिंग होता है, कौन सी केस होना चाहिए अभी, एनी केसेस। एग्जैक्टली बिटवीन ये वाला केस फॉलो करेगा सर, ये वाला केस एग्जैक्टली बिटवीन एंड एडजेसेंट। कैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है या फिर बी ए सी, मतलब इस तरह से एग्जैक्टली बिटवीन एंड एडजेसेंट। ऐसा अगर वर्ड रहा तो दो केसेस है, बाकी के केसेस जो है वो नहीं फॉलो करेंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली बिटवीन एंड एडजेसेंट समझ में आ रहा है क्या। आप कमेंट्स में भी एस और नो कुछ भी लिखते चलो, मुझे समझ में आता है कि हाँ, नहीं तो फिर कैसा होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन तो सब ऐसा है कि आग बंद करके चलाने जैसा। गेटिंग। सर एक बार स्टार्टिंग से बताओगे। अच्छा स्टार्टिंग से बताओ, आप लेट ज्वाइन हुए। हाँ बस नहीं, शॉर्ट शॉर्ट ही बताओ, नहीं जो मतलब समझ में नहीं आया, एकदम ओके शॉर्ट शॉर्ट ही बताओ। ओके 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 वेट। देखो राइट एंड लेफ्ट का क्या मीनिंग होता है, राइट एंड लेफ्ट का जब भी ऐसा सेंटेंस रहा, ए इज अ राइट ऑफ बी, मतलब उनके बीच में गैप क्लियर नहीं है। ए इज अ राइट ऑफ बी, कितना है इनके बीच का गैप, गैप जो है वो क्लियर नहीं है, 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। ए इज अ लेफ्ट ऑफ बी, ए इज अ लेफ्ट ऑफ बी, तो इनके बीच में गैप कितना है नहीं पता, कितना भी हो सकता है। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर आया, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए बी, या फिर इमीडिएट राइट ऑफ बी, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, कितना इमीडिएट लेफ्ट, आगे ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, इस तरह से। तो इनके बीच में गैप कुछ भी नहीं है। गेटिंग, मतलब वो कॉन्जिक्यूटिव बैठे हैं, एकदम लगातार बैठे हैं, आजू बाजू में बैठे। ठीक है, कंसिडरिंग दैट ए इज फेसिंग नॉर्थ, इस केस में मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ए इज फेसिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ में। समझ रहे हैं। चलो तीसरा पॉइंट, बिसाइड्स का क्या मतलब होगा। जैसे ही अगर बिसाइड या एडजेसेंट या नेबर ऐसा वर्ड आया, कैसा होगा सेंटेंस, सेंटेंस किस तरह से होगा, ए एंड बी आर नेबर्स, ए इज एडजेसेंट टू बी, ए सिट्स बिसाइड बी, ऐसे 3 सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो तीनों सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा, मीनिंग इस तरह से, ए बी और बी ए। एडजेसेंट ऐसे भी बैठ सकते हैं ना, एक तो ए बी बैठ सकता है इस तरह से, या फिर बी ए बैठ सकता है, दोनों में से कुछ भी अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अबो की बात करते हैं, अबो और बिलो। अगर अबो रहा और बिलो रहा तो किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, या फिर उसका अरेंजमेंट किस तरह से बनेगा। ए इज अबव बी, ए इज अबव बी, ए इज अबव बी रहा तो क्या कर सकते हैं, ए इज अबव बी, अगर इस तरह से सेंटेंस आया तो हम क्या करेंगे उसको, ए इज अबव बी, ऐसा होगा। बट इनके बीच का गैप कितना है, मतलब इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, कितने फ्लोअर्स है, हमें नहीं पता। इसका यूज कहाँ करेंगे हम, फ्लोअर अरेंजमेंट्स में करेंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर सेंटेंस रहा तो अरेंजमेंट इस तरह से होगा, इनके बीच का गैप क्लियर नहीं है, इनके बीच का गैप क्लियर नहीं है। जैसे ही ऐसा सेंटेंस आया, बिलो अगर रहा तो ए इज बिलो बी, ठीक है, ए इज बिलो बी, लेकिन इनके बीच में लोग कितने हैं नहीं पता हमें। ठीक है, इस तरह से। चलो इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो रहा तो कैसे होगा, इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो अगर रहा तो कैसा होगा, लेट्स सी। लेट मी क्लियर दिस। ओके,
इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो रहा तो अरेंजमेंट कैसा बनेगा, ए बी, ए इज इमीडिएट अबव बी या फिर ए इज इमीडिएट बिलो बी। इस तरह से ये दोनों में से अरेंजमेंट बनेगा। गेटिंग? चलो आगे चलते। एग्जैक्टली बिटवीन का क्या मीनिंग होगा, एग्जैक्टली बिटवीन का क्या अरेंजमेंट बनेगा, किस तरह से अरेंजमेंट बनेगा, सेंटेंस किस तरह से होगा। ए सीट्स, साउंड किसका है, आप पॉज कर दो, म्यूट कर दो। कौन है जिनका बैकग्राउंड नॉइस होगा वो म्यूट कर सकते अपना, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड नॉइस है वो म्यूट कर दो अपना साउंड। ओके, एग्जैक्टली बिटवीन का क्या मतलब होता है, एग्जैक्टली बिटवीन मींस सेंटेंस किस तरह से होगा वो समझ लो। सेंटेंस आएगा आपको आगे, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड बी, ठीक है, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड बी, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड बी, इस तरह से होगा। एक अरेंजमेंट ये हो गया। ए इज एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड बी, ये भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होती है, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मीन्स देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। जैसे ही ये सिंगल वर्ड आया, एग्जैक्टली बिटवीन का क्या मतलब होगा, देखो ना यहाँ पे एग्जैक्टली बिटवीन ही बैठ रहा है ए, दो लोग यहाँ छोड़ दिए, दो लोग यहाँ छोड़ दिए, तो ए एग्जैक्टली बिटवीन है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली बिटवीन है। लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है ये, ठीक है। कुछ लोगों को डाउट होगा, लेकिन जो जिन लोगों को सिलेबस पता है उनको पता ही होगा, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आया एग्जैक्टली बिटवीन बिटवीन तक का। अब आगे कैसा होगा यहाँ तक समझ में, मतलब यहाँ इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या है कि इनके बीच का गैप सर्टन नहीं है, कितना है नहीं पता, हाँ, लेकिन ये कंक्लूजन हम जरूर निकाल सकते हैं वहां से। क्या कंक्लूजन निकालते हैं, द गैप बिटवीन सी एंड ए इज इक्वल्स टू ए एंड बी। गैप जो है उनके बीच का, सी एंड ए के बीच का जितना गैप है उतना ही गैप ए एंड बी के बीच में। गेटिंग? समझ में आ रहा है? चलो लास्ट एक वर्ड दिख रहा है आपको, क्या है उस वर्ड में, लेट मी इरेज दिस। ओके, clear my drawings and इरेज नहीं हो रहा है, कंट्रोल ही काम नहीं कर रहा, माउस का की कर बात है। ओके, कीबोर्ड तो अटैच ही नहीं किया, जस्ट अ सेकेंड, कीबोर्ड अटैच करना बाकी रहा। आगे चलते, और एक पॉइंट है, एग्जैक्टली बिटवीन के बाद क्या आ रहा है, एंड बट। आपके ब्लड रिलेशंस के चैप्टर में जो भी लोग बैठे होंगे उनको पता है इस वर्ड का मीनिंग। एक्चुअली कुछ नए वर्ड्स नहीं है, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में की रोल प्ले करते हैं ये भी। क्या वर्ड है, एंड बट दोनों बोल सकते हैं रियल भाई बहन है वो, ठीक है, बोथ आर रियल ब्रदर और सिस्टर और रियल सिबलिंग्स हम बोल सकते हैं, दे आर सिबलिंग्स। किस तरह से, ए इज अ थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी। कैसा है सेंटेंस आपको दिख रहा है, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अगर ऐसा सेंटेंस है तो ये जो एंड के बाद वाला जो सेंटेंस है, एंड के बाद वाला जो सेंटेंस है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस सेंटेंस जो है वो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। गेटिंग? दिस सब्जेक्ट, दिस सेकंड सेंटेंस रिप्रेजेंट्स टू द स्टार्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अरेंजमेंट कैसे बनेगा देख लेते हैं हम इसका अरेंजमेंट। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द राइट मतलब दो लोग बीच में, ठीक है, A is a third to the right of B, ठीक है, right, and second to the right of C। कब है, A is third to the right of, A is third to the right of B and second to the right of C। तो second to the right of C मतलब C को यहाँ बैठना पड़ेगा and A is a second to the right of C।
अब यहाँ पे आप नोटिस करिए, 3 थर्ड अगर बोला है तो 2 लोग बीच में, अगर सेकंड बोला है तो 1 पर्सन बीच में, मतलब 1 पर्सन लेस देन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, जो भी एक दिया होगा, थर्ड दिया है तो 2 लोग बीच में, अगर सेकंड दिया है तो एक पर्सन बीच में होगा। समझ रहे हैं? और जो भी एंड के बाद का जो सेंटेंस होता है विच रिप्रेजेंट्स टू द स्टार्टिंग सब्जेक्ट, स्टार्टिंग सब्जेक्ट के लिए रिप्रेजेंट करता है। चलो समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस है, अब देखो हु एंड विच का क्या मीनिंग है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। हु कहाँ यूज करते हैं, दिस इज द आई थिंक दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं हम इंग्लिश में, दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस। हु का यूज इसलिए करते हैं जहां पे लिविंग पर्सन अगर रहा, लिविंग बींग्स अगर रहे तो हु यूज करते हैं, और विच कहाँ यूज करते हैं हम, नॉन लिविंग थिंग के लिए। अगर कोई पॉइंट रहा, कोई पर्सन रहा, या कोई मींस पॉइंट रहा, कोई थिंग रही, नॉन लिविंग थिंग के लिए विच यूज करते हैं। दोनों सेंटेंस आप देखो, दोनों सेंटेंस में आज सच कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ डिफरेंस है क्या दोनों सेंटेंस में? कुछ भी नहीं है, एज इट इज सेंटेंस है, बस एक वर्ड वहां चेंज है। कौन सा वर्ड चेंज है वहां पे? कौन सा वर्ड चेंज है? यहाँ पे एंड है और यहाँ पे हु है। गेटिंग? एक इसमें एंड है, दूसरे इसमें हु है। इन दोनों का क्या डिफरेंस है? इसके बीच में ये जो हु है ना, हु के बाद में ये जो पर्सन है विच रिप्रेजेंट्स द बी। ठीक है, जो सेकंड सेंटेंस है वो किसके बारे में बात कर रहा है? बी के बारे में बात कर रहा है। गेटिंग? तो इसका अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस क्या अरेंजमेंट बनता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड सेंटेंस क्या अरेंजमेंट बनता है देख लेते हैं एक बार। सो इसका क्या मतलब होता है कि A इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, A इज third to the right of B, who is second to the right of C, who मतलब B is second to the right of C, considering that all the persons are facing to the north, सारे persons जो है वो north facing कर रहे हैं। इस तरह से दोनों अरेंजमेंट्स में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? दोनों अरेंजमेंट्स में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस एंड दिस अरेंजमेंट इज अकॉर्डिंग टू द सेकंड सेंटेंस। दोनों में अरेंजमेंट में चेंज है क्या? बिल्कुल चेंज है। इस तरफ देखो सी कहाँ है और यहाँ सी कहाँ है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको अरेंजमेंट्स करते समय ध्यान रखने हैं। समझ में आया? यहाँ तक आगे बढ़ना है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। साउंड भी क्लियर है, आई थिंक स्क्रीन भी डिले नहीं है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वॉचिंग ऑन द अनदर डिवाइस हियर। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। आगे बढ़ना है क्या? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। ठीक है, आगे चलना है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व है आगे। जब भी हम अरेंजमेंट्स चैप्टर की बात करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंटली मींस मोस्ट प्रोबेबली, मैं बोल रहा हूँ 99% चांसेस होते हैं कि इन 3-4 में से ही आपको अरेंजमेंट कहीं ना कहीं दिखेगा। गेटिंग? क्या है टाइप्स देख लेते एक बार। टाइप्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। पहला टाइप दिख रहा है सर्क्यूलर अरेंजमेंट, सेकंड वन इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एंड थर्ड वन इज linear अरेंजमेंट, फोर्थ वन इज स्टैक बॉक्स, मतलब बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट बोल सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में दिखता है। सारे ही यही है, आपको कोई भी एग्जाम्स आप दे दो या फिर आप में से किसी ने अगर दिया होगा तो एप्टीट्यूड बेस्ड कोई भी अगर एग्जाम है तो ये चारों टाइप में से आपको शायद ही ऐसा एग्जाम होगा जहां पे इसमें से क्वेश्चन आया नहीं है। आए भी कितने क्वेश्चन, 10 के ऊपर ही, मोर देन 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 मार्क्स, मोर देन 10 मार्क्स। 2 सेट्स 3 सेट जरूर दिखने ही दिखने। ठीक है, तो सर्क्यूलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, लिनियर और स्टैक बॉक्स बनते हैं। बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट बोल सकते हैं हम उसको। पजल एक अरेंजमेंट अलग होता है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ना है। सर्क्यूलर में भी किस तरह का अरेंजमेंट होता है देख लेते हैं एक बार। सर्क्यूलर अरेंजमेंट की बात अगर करते हैं हम तो कैसा सर्क्यूलर अरेंजमेंट रहेगा? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इमेज में, जैसे आप खाना खाने जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। जो इमेज दिख रही है ना, कुछ पर्संस है। अब जरूर यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 और 3 6 और 2 मीन्स 8 लोग आपको दिख रहे हैं। प्रोबेबली
99% या 95% मैं बोल सकता हूँ कि 8 लोग ही एग्जाम में आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम 95% में बोल रहा हूँ कि 8 लोग, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार 8 ही पर्सन होंगे। इट इज नॉट नेसेसरी, कभी 9 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। गेटिंग? तो जरूरी नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट इस तरह से लोग बैठे रहेंगे। अब ये सर्कुलर अरेंजमेंट इस तरह से लोग बैठे रहे तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ डेटा देंगे कि इनमें से कौन कहां बैठा, और उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके भी सब टाइप्स आते हैं। आगे सब टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप्स इसमें भी दिखते हैं। पहला टाइप आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, व्हेन ऑल द पर्सन्स फेसिंग सेंटर। इसका क्या मतलब है? ये जो अरेंजमेंट है ना, जैसे बैठे हुए लोग दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, सारे पर्सन्स टेबल की तरफ फेसिंग है ना। लेट मी ड्रॉ इट हियर, एक सर्कल बनाता हूं मैं इस तरह से। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट हियर एंड यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मतलब इस तरह से होगा, देयर वुड बी 8 पर्सन लाइक दैट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर बार जरूरी नहीं है कि 8 ही लोग होंगे, जरूरी नहीं, बट मैंने मोस्ट प्रोबेबली 8 ही लोग आते हैं तो वैसे। एंड पहला टाइप कौन सा है? व्हेन ऑल पर्सन्स आर फेसिंग द सेंटर। तो सारे पर्सन्स, ये डेकोरेशंस आपको करने की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, इस तरह से हो। ठीक है, इस तरह से ऑल पर्सन्स आर फेसिंग द सेंटर। अब इसमें एक अप्रोच क्या होता है, जब भी ऑल फेसिंग सेंटर पर्सन्स आपको अगर क्वेश्चन आया तो इसका अप्रोच क्या होगा? तो यहाँ पे आपको यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, मतलब पहला पर्सन जो भी बिठाना है आप यहाँ से बिठाओगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये क्योंकि जो पर्सन यहाँ पे जो बैठा होगा, पहला पर्सन, उसका लेफ्ट ये होगा और उसका राइट ये होगा। गेटिंग? और लेफ्ट और राइट। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपका जो लेफ्ट है, मैं यहाँ पे इसलिए बिठाने, अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वाइड फॉलो किया हुआ, लेकिन मैं एज अ अप्रोच इसको यूज करता हूँ, क्योंकि आपका जो लेफ्ट होता है उस पर्सन का भी लेफ्ट सेम आता है। जैसे एक पर्सन आपने फिक्स कर दिया सर्कुलर में, तो आप कहीं पे भी कोई भी पर्सन फिक्स कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पर्सन आप कहीं पे भी रख सकते हो, पहला पर्सन। बट यहाँ से स्टार्ट करने का एडवांटेज ऐसा है कि आपका जो राइट है उस पर्सन का भी राइट होगा, और आपका जो लेफ्ट होगा उस पर्सन का भी लेफ्ट होगा। अब सपोज एक सेंटेंस आया, ए इज अ थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, सपोज करो कि एक सेंटेंस आया, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो अगर थर्ड बोला है तो ए यहाँ पे मैं बिठाऊं, बी यहाँ पे बिठाता हूं। ए इज अ थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी को यहाँ प्लेस करते हैं, ए को यहाँ प्लेस करते हैं। ए इज राइट यहाँ पे हो गया, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, बी यहाँ पे प्लेस कर दिया और थर्ड पे है। और थर्ड अगर है तो देखो मैंने 2 पर्सन बीच में स्किप किए हैं। थर्ड बोला है ना सेंटेंस में, तो 2 पर्सन बीच में स्किप किए हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, जब फोर्थ बोला है तो बीच में लोग स्किप करने। अगर सेकंड, दूसरा सेंटेंस में बोल रहा हूं कि सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। दूसरा सेंटेंस में क्या बोल रहा हूं? सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो यहाँ पे प्लेस करूं मैं, C is second to the left of B। तो सेकंड बोला है इसलिए एक ही पर्सन स्किप किया है, 2 नहीं। गेटिंग? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरा लेता हूं। अगर ऐसा रहा सिनेरियो तो क्या करना है, हमें इस तरह से अप्रोच रखना है। गेटिंग? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप आपको दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है। दूसरा क्या टाइप है? When all the persons facing away from the center। जनरली ऐसा कभी बैठते नहीं हम रियल लाइफ में, बट क्वेश्चन आपको दिखते हैं ऐसे। लेट मी ड्रॉ इट हियर, कैसा होगा अगेन? ऑल द पर्सन्स वुड बी फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर अगर रहा तो क्या, तो लेट मी अज्यूम दैट देयर आर 8 पर्सन्स। ठीक है, 8 पर्सन्स होंगे, इस तरह से ड्राइंग रहेगा। और अब जब भी अवे फ्रॉम द पर्सन मींस इस तरह से बैकवर्ड रहेगा। गेटिंग? इस तरह से सारे लोग फेसिंग होंगे। अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपको क्या करना है, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। फर्स्ट पर्सन जो भी आप बिठाओगे यहाँ पे बिठाओगे, पहला पर्सन। गेटिंग? फर्स्ट पर्सन यू विल प्लेस देयर। उसका रीजन क्या है? उस पर्सन का लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। गेटिंग? लेफ्ट साइड ये होगी, लेफ्ट साइड जो होगी ये होगी, और राइट साइड ये होगी। गेटिंग? लेट मी erase this and let me draw this again। ये लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड होगी। इसका एडवांटेज क्या है? उस पर्सन का जो लेफ्ट है वो आपका लेफ्ट होगा, और उस पर्सन का जो राइट होगा वो आपका राइट होगा।
ठीक है। अब सेंटेंस किस तरह से आ सकता है, वही सेंटेंस मैंने प्रीवियसली यूज किया है कि बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ एंड बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ, यहाँ लिखता हूँ थर्ड टू द राइट ऑफ ए, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो उसके बीच में दो लोग छोड़ दिए मैंने, एंड ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, इस तरह से अरेंजमेंट बनेगी। गेटिंग? चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, हम थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टाइप क्या होता है देख लेते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन दिखेंगे। स्क्रीन पे दिख रहा है व्हेन सम पर्सन्स फेसिंग द सेंटर एंड सम पर्सन्स फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मीनिंग होता है? सम पर्सन्स फेसिंग द सेंटर एंड सम पर्सन्स फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इस केस में ड्राइंग तो वही रहेगी, सर्कुलर इस तरह से ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होगा? ये ऐसी ड्राइंग होगी, लेट मी टेक इट अनदर कलर हियर, इस तरह, सपोज इस तरह से ड्राइंग होगी, इस तरह से ड्राइंग होगी, और पर्सन्स कैसे होंगे? ऐसे सपोज बैठ, अब यहाँ पे पर्सन मैंने लेट से देयर आर 8 पर्सन्स, 8 पर्सन बैठे हुए हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट है, 8 पर्सन, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला है। स्पेसिफिकली कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको नंबर दिए जाते हैं, मीन्स इन अ सेंटेंस ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा 8 persons are 8 persons are sitting around a circular table, 4 person faces toward the center while the 4 person faces away from the center, स्पेसिफिकली बोला जाएगा। या कभी कभी ऐसा होगा some 8 persons facing 8 persons sitting around a circular table, some of them facing the center and some of them facing away from the center। तो some word जब आया तो उसमें स्पेसिफिकली पर्सन्स को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितने आउटवर्ड फेसिंग है और कितने इनवर्ड फेसिंग है। ऐसा अगर सिनेरियो रहा तो आपको अपने मन से अज्यूम नहीं करना है कि कोई भी पर्सन मन से पहला पर्सन इनसाइड कर दो, या फिर कोई फर्स्ट पर्सन जब बिठाओगे तो आउटसाइड फेसिंग कर दो, नहीं, जैसे जैसे आपको आगे इंफॉर्मेशन दी जाएगी वैसे वैसे आप प्लेस करोगे, ठीक है। चलो तो इसमें हम स्पेसिफिकली किसी का फेस इनसाइड या आउटसाइड नहीं रख सकते इनिशियली, वो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आप रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन या एज पर द इंफॉर्मेशन। गेटिंग? चलो यहां तक क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इज स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? स्क्रीन परफेक्टली दिख रहा है क्या साउंड के साथ? जैसे मैं लिख रहा हूं एकदम रियल टाइम आ रहा है? इफ इट इज, you can make me assure this, you can write into the comment box, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े, चलो आई होप यू गॉट दिस। लेट अस सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन देख लेते, बहुत आसान वाला क्वेश्चन देख लेते। ओके लेट मी क्लियर एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन एंड देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड आई गिव यू 1 मिनट 2 मिनट, चलो 2 मिनट देता हूं मैं आपको, यू ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। Try to solve this question. You try to solve this question. पट से बना लो और पट से कमेंट्स में आंसर दे दो। आप सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लो। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, वेरी गुड, आंसर भी आ चुका है शायद, नहीं है, देखो सॉल्व करके देख लो। हेलो, साउंड क्लियर है, आया क्या आंसर किसी का? What is given in the question? Try to arrange this. जिस किसी का कुछ आया तो आप बता सकते हो आंसर। We'll try to solve this question.
एनीवन, कौन कौन आया आज क्लास में? प्रेजेंट लगा दो। हाउ मेनी ऑफ देयर? ओके, हेमलता इज देयर, गुंजन इज देयर, नेहाल लाकड़े, निकिता, निशांता, प्रणाली इज देयर, समांता इज देयर, गरिमा इज देयर, अदिति इज देयर, हेमलता, सुनियाना। आया क्या किसी का आंसर? चलो, आई होप कि आया होगा आंसर। किसी का कमेंट में आंसर नहीं आया मतलब किसी ने सॉल्व करके देखा या नहीं देखा, आप लेकिन सॉल्व करके जरूर देख लो, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला? बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। लेट मी ड्रॉ इट हियर। जैसे ही बोला गया सर्कुलर, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। आकाश, मनीष, दीपक, परेश, रणबीर कपूर, तरुण, वेक्टर, ऋतिक रोशन, मतलब सारा बॉलीवुड भर गया इसमें। आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल सर फेसिंग द सेंटर। स्पेसिफिकली आपको क्या बोला है यहाँ पे? दे आर फेसिंग द सेंटर। क्या बोला है? स्पेसिफिकली बोला है दे आर फेसिंग द सेंटर, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है, ठीक है। एंड मनीष इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय। जैसे ही बोले कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं शायद। हाउ मेनी पीपल आर देयर? देयर आर 8 पीपल्स, ठीक है। एंड मनीष इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय, पहला सेंटेंस। और ये सारे इनसाइड फेसिंग है, तो इस तरह से बनेगा इनका ड्राइंग, है ना। इस तरह से ड्राइंग बनेगा। ये डेकोरेशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। एक भी पर्सन आपको समझ में आया तो भी जरूरत है। चलो, पहला सेंटेंस क्या बोला है? मनीष इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय। तो अक्षय को प्लेस करना चाहिए हमने पहले, अक्षय को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, अक्षय। मनीष इज थर्ड, थर्ड मतलब 2 लोग यहाँ पे छोड़ के, 2 पर्सन छोड़ के, मनीष इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, मनीषा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय। तो मनीषा को यहाँ रख देते हैं, मनीषा। मनीषा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय। आगे यहाँ पे देखो सेंटेंस ये वर्ड आया है हु किसके लिए बोल रहा है? अक्षय के लिए। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण, मींस अक्षय इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण। अक्षय इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण, तो तरुण को यहाँ प्लेस कर देते हैं, है ना। उसका सेकंड लेफ्ट हो जाएगा, एक पर्सन छोड़ के, तरुण, ठीक है। तरुण को यहाँ पे रख दिया, तरुण। दीपक इज सेकंड टू द राइट ऑफ ऋतिक। अभी तक दीपक भी नहीं आया और ऋतिक भी नहीं आया, लेकिन आगे पढ़ते क्या है? हु किसके लिए आया है? तो ऋतिक के लिए आया। लेट मी टेक अनदर कलर हियर। हु किसके लिए आया? ऋतिक, मतलब ऋतिक इज सेकंड टू द राइट ऑफ तरुण। ऋतिक इज सेकंड टू द राइट ऑफ तरुण। ऋतिक इज सेकंड टू द राइट ऑफ, तो ऋतिक को यहाँ रखते हैं। ऋतिक इज सेकंड टू द राइट ऑफ तरुण। और दीपक इज सेकंड टू द राइट ऑफ ऋतिक, तो ऋतिक का सेकंड राइट यहाँ पे होगा, तो वो का कौन होगा? दीपक। दिस इज एक्चुअली वेरी बेसिक क्वेश्चन, शायद ही कोई एग्जाम में आए, बट आपको टर्मिनोलॉजी समझने के लिए मैंने ये बेसिक सा क्वेश्चन उठाया, ठीक है। चलो, यहां तक तो प्लेस हो चुके हैं। रणवीर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वेक्टर। अभी रणवीर को कहाँ प्लेस करना है? अब 2 पॉसिबिलिटीज है। रणवीर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वेक्टर, तो मैं अगर सपोज वेक्टर को यहाँ रखा तो रणवीर यहाँ हो सकता है, यहाँ रखा तो यहाँ हो सकता है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज हियर। आगे क्या बोला है? हु वेक्टर, मतलब हु इज नॉट मतलब वेक्टर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ तरुण। वेक्टर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ तरुण। वेक्टर तरुण के साइड में नहीं बैठता है, नेबर नहीं है, मतलब वेक्टर यहाँ नहीं होगा, वेक्टर यहाँ नहीं होगा, तो वेक्टर कहाँ बैठेगा? यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर विल बी हियर। तो क्या बोला है? तरुण, रणवीर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वेक्टर। तो यहाँ ये सेंटेंस पढ़ते हैं रणवीर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? उसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी टेक दिस एंड यहाँ पे रणवीर कर देते हैं, है ना। चंदा मेरिया मेरिया, है ना। चंदा मेरिया मेरिया वाला गाना सुना है क्या आपने? बहुत पॉपुलर डांस है तो रणवीर, तो पूरा बॉलीवुड ही यहाँ पे आया है।
ठीक है, तो बचा हुआ पर्सन कौन होगा? सारा अरेंजमेंट हो चुका है। चलो बेस्ड ऑन दिस लेट अस आंसर। बेस्ड ऑन दिस, इसके बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो बचा हुआ पर्सन यहाँ पे होगा, कौन पर्सन होगा बचा हुआ? है ना, परेश रावल। परेश। हाँ परेश रावल, राइट। मतलब कंप्लीट बॉलीवुड के लोग आ गए यहाँ पे, कोई बचा नहीं है। ठीक है, चलो तो आगे आते हैं हम। आगे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बेस्ड ऑन दिस व्हाट आर द क्वेश्चंस? क्वेश्चंस क्या है देख लो, आंसर दे दो क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट एंड द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के रिस्पेक्टिवली बोला है आगे, रिस्पेक्टिवली फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली बता रहा है। So who is that? Very good, Deepak and Manisha. Very good. चलो आगे, who is third to the right of Tarun? Who is third to the right of Tarun? Who is third to the right of Tarun? अब ये आंसर देना बड़ी बात नहीं है, अरेंजमेंट करना बड़ी बात है। गेटिंग? आंसर तो कोई भी दे सकता है, आंसर कोई भी दे सकता है। आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, यू नीड टू अरेंज दिस, क्योंकि आपको ये अरेंज करने के बाद ही आंसर दे सकते हो। चलो हाँ, उसके बाद हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऋतिक। देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऋतिक मतलब कौन है? परेश है। ठीक है, परेश इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऋतिक, तो परेश आपका आंसर होगा। इसका आंसर क्या है? हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ तरुण। तरुण के थर्ड राइट में कौन है? 1 2 3, जो कि मनीषा है। ठीक है, वेरी गुड। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वेक्टर। कौन है? वेक्टर के सेकंड लेफ्ट में अगेन मनीषा। वेयर इज मनीषा? ओके। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपको शायद कंफ्यूज करेगा। आप आंसर दे दो लास्ट वाले क्वेश्चन की। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें शायद आपको डिफिकल्टी होगी। इसका आंसर दे दो। सब लोगों को उठा के अगली दूसरी जगह रख देते हैं। ओके, यहाँ रख देता है। अब क्लियर दिख रहा है? वेरी गुड, दिस इज अ गुड फीचर एक्चुअली। ओके ऋतिक, अब दिख रहा है सबको? लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो बहुत बड़ी बात होगी। चलो दे दो आंसर पट से, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। दीपक, क्वेश्चन समझ में आया क्या? कुछ लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन का क्या मीनिंग। क्या बोला है उन्होंने कि which of the following combination represents that third person is second to the left of second person. Which of the following combination is third person, मतलब हर एक ऑप्शंस का थर्ड पर्सन है, मींस थर्ड पर्सन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन, इस तरह से उसका कहना है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो आपको क्या देखना है, जो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन इमीडिएट एक सेकंड पर्सन के लेफ्ट में होगा। तो पहला ऐसा दिखता है क्या, मतलब पहली अगर बात करें हम तो रणवीर और अक्षय, अक्षय रणवीर और अक्षय, अक्षय ऐसा होना चाहिए पहला। दूसरा ऑप्शन में मनीषा और वेक्टर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट बोला है, ऐसा है क्या? मनीषा वेक्टर के सेकंड लेफ्ट में ये हो, देखो मनीषा है। ठीक है, वेक्टर के सेकंड लेफ्ट में मनीषा है, मींस योर आंसर इज 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू गॉट दिस। थोड़ा आगे चले, लेवल को बढ़ा लेते हैं हम, थोड़ा सा लेवल को बढ़ा लेते हैं, आगे चलते हैं। गेटिंग? चलो लेट मी क्लियर दिस। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करिए। आगे बढ़ना है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पट से सॉल्व कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन इजी क्वेश्चन, आई एक्सपेक्ट कि आपका पट से आंसर आ जाए। 4-5 लाइन का ही क्वेश्चन है, सिंगल लाइंस में आना चाहिए आंसर। पट से बता दो आंसर क्या होना चाहिए। इसमें आपके वर्ड्स अगेन फैमिलियर हो जाएंगे। सॉल्व करके पट से बता दो, फिर आगे हम धीरे धीरे उसकी लेवल बढ़ाएंगे। बहुत एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस
इस सेशन में नहीं, पार्ट 2 में हम एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। इस सेशन में प्री लेवल के क्वेश्चंस करेंगे या फिर इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें एक्सट्रीम लेवल के मतलब मेंस लेवल के या फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस प्रीवियसली। ठीक है, उसके पहले आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। ओके, अगेन let us try to solve this question again. How many persons are there? There are how many? 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8 persons are there. आगे क्या अराउंड फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर है, f इज एन इमीडिएट नेबर, तो फेसिंग सेंटर है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, f इज इमीडिएट राइट ऑफ d। ठीक है, तो f को यहाँ रख देते, d को अगर यहाँ रख दिया तो f को यहाँ रख देते। देखो एक वर्ड आया एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ a। ठीक है, इसका क्या मतलब है, f की बात चल रही है यहाँ पे, f इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ a, f इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ a, मतलब 2% छोड़ के a यहाँ होगा, उसका लेफ्ट इस तरह से होगा ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आपको बताने की शायद ही जरूरत होगी, सबको ही पता है ना। चलो ऐसा हुआ, चलो आगे चलते हैं। ओके, g सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ d, g सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ d, तो 2% छोड़ के यहाँ पे g हो जाएगा। हु आया ना, हु किसके लिए है, तो डी के लिए। हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ई, हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ई, मतलब डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ई, हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ई, मतलब ई यहाँ पे नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्रॉस कर दिया। क्या बोला, जी सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, रख दिया डी के लेफ्ट में, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, कमेंट में आंसर आया है, क्या बोल रहे हैं, लेट मी सी दैट, डन, वेरी गुड, समानता is saying डन, वेरी गुड वेरी गुड। बी सिट्स नेक्स्ट टू जी, अब नहीं पता कहाँ रखे, तो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे जैसे ये बोला है कि डी ई के बाजू में नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया। बी सिट्स नेक्स्ट टू जी, नेक्स्ट टू जी का मतलब क्या होता है, नेबर्स, मतलब इस तरह से बी जी और जी बी, ऐसा होगा। नेक्स्ट टू मतलब इमीडिएटली, बिल्कुल, एंड नॉट नेक्स्ट टू डी, मतलब बी बट जो वर्ड आया अगेन, बी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी, बी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी, मतलब बी भी यहाँ है नहीं। ठीक है, तो अब कहाँ रखना चाहिए, देखो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होना चाहिए, बी डी तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ईदर डी और ए, सी यहाँ भी नहीं है बोलते, और सी कहाँ नहीं है, ए के नेक्स्ट में भी नहीं है और डी के नेक्स्ट में भी नहीं है, तो ए यहाँ भी नहीं है। तो ए के लिए कौन सी जगह बचती है, एक तो यहाँ हो सकता है, ए तो यहाँ हो सकता है। अगर हमने यहाँ रख दिया तो, है ना, F sits immediate right of D, F sits immediate right of D and third to the left of A, G sits third to the right of, third to the left of D हो गया, who does not sit next to you। चलो कहाँ पे प्लेस करते हैं, अब देखो दो पॉसिबिलिटीज है, बीजी बीजी यहाँ रख सकते हैं, बीजी बीजी यहाँ होगा, जी भी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे कौन कौन नहीं है, बी यहाँ नहीं है, तो ये, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जी बी, तो यहाँ रख देते हैं बी। ठीक है, आगे चलते, क्योंकि यहाँ बोला है जी बी है तो यहाँ रख देते हैं बी, जी तो ऑलरेडी प्लेस हुआ था। अब आगे क्या बोलना चाहिए, तो हमको यहाँ पे कौन नहीं है, ए भी नहीं है और ई भी नहीं है, तो ए ई या नहीं है तो कौन बचा हुआ है यहाँ पे, जो पर्सन बचा होगा उसको रख देते। कौन बचा है, सी, सी 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 यहाँ नहीं है तो सी को यहाँ रख देते, क्योंकि एक ही पर्सन बचा होगा सी, और ए ई यहाँ रख देते, ए तो ऑलरेडी हो चुका है, बी ई सी, एक पर्सन जो बचा होगा वो वापस रख दो, एच और ए। ठीक है, चलो आया होगा आंसर, जो बचा हुआ पर्सन वहां पे रख देते, सी वहां नहीं है तो सी को यहाँ रख दिया, और ए जो है एफ बी हो चुका है, बी यहाँ रख दिया, ए यहाँ रख दिया। अब कौन बचा है, एच और कौन बचा हुआ, डी, ए बी सी डी ई, ई और डी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, आगे दिया है डी डज नॉट नेक्स्ट टू, सर बोलिए सर, उन्होंने बोला है बी सिट्स नेक्स्ट टू जी बट नॉट नेक्स्ट टू डी, तो नहीं बिटा है ना। हाँ 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 सर, हाँ ठीक है सर लास्ट लाइन, सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आइदर डी और ए, तो आपने डी के बाजू में सी पर लिखना है, सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ईदर, हाँ हाँ सर,
वो लास्ट लाइन, हाँ तो बराबर है ना, हाँ लास्ट सी डज नॉट does सिट not नेक्स्ट sit. टू इधर डी भी नहीं है और ए भी नहीं है, तो सी को यहाँ रख देते, हाँ। सी को यहाँ रख देते, हाँ. यहाँ नहीं रखते, सी को यहाँ रख देते ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, डी के बाजू में भी नहीं है और ए के बाजू में भी नहीं है। गेटिंग? यहाँ पे भी सी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी सी नहीं हो सकता, सी को यहाँ रख देते हैं, बी को यहाँ रख दिया। अब बचा हुआ पर्सन कौन होगा? यहाँ पे ENF, हाँ हो गया। ENH. हाँ अब एच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? सर उनका काम ही नहीं होगा। काम ही नहीं होगा ऐसा नहीं है, चलो देखते हैं आगे, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी ना उसके बारे में। देखो ना यहाँ पे कौन कौन नहीं है, यहाँ पे देखो ए बी और ई, ई यहाँ नहीं है तो ई यहाँ होगा ना, समझ रहे क्या? ई यहाँ नहीं है तो ई कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ई यहाँ नहीं हो सकता ना, उन्होंने क्या बोला, ई कैन नॉट बी हियर, तो ई यहाँ नहीं होगा तो ई यहाँ होगा, बचा हुआ एच होगा। ठीक है चलो सॉल्व, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस आंसर करते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है आंसर करते हैं। समझ में आया क्या कैसा अरेंज किया? जैसे जैसे पॉइंट बोले वैसे वैसे, हालांकि इसमें कुछ साइड में पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट पॉइंट से एक दूसरे के इंटरलिंक थे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आंसर सॉल्व करके देख लो, इसके बेसिस पे आंसर दे दो, पट से आंसर दे दो। अरे यार ये तो अकेला गया पूरा। लेट मी सिलेक्ट एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन एंड आगे चलते हैं। चलो इनको हटा देते हैं से यहाँ। चलो आंसर दे दो, पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो, यहाँ से यहाँ रख देते हैं इसको। दे दो आंसर, दे दो फट से आंसर दे दो। वेरी गुड। Who sits to the immediate left of A? अब यहाँ पे आपको कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इतने बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा धीरे सब्र करिए, थोड़ा और अच्छे खासे क्वेश्चंस है आगे, बहुत डिफिकल्ट भी क्वेश्चंस है। ठीक है तो थोड़ा सब्र रखिए। चलो बताओ क्या होना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विथ रिस्पेक्ट टू C? H की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू C बताओ। H की पोजीशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू C, मींस H कहाँ है? C से, तो थर्ड टू द लेफ्ट है या थर्ड टू द राइट है? बताओ। सेकंड कैसे होगा बेटा? कौन बोल रहे हैं? वो टिक कर दिया, सेकंड नहीं होगा ना, H और C का 2 का गैप है ना, तो थर्ड होगा। थर्ड टू द लेफ्ट है, देखो थर्ड टू द राइट है क्या? यहाँ पे कुछ दिया है क्या? सेकंड नहीं है, थर्ड का नहीं है, तो नन ऑफ दिस होगा। H इज थर्ड टू द, नन ऑफ दिस होगा। वेरी गुड, थर्ड टू द लेफ्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स बिटवीन G एंड D? G एंड D के बीच में कौन बैठ रहा है बताओ? उसका क्या कहना है? G एंड D के बीच में कौन बैठ रहा है वो बताओ। G एंड D के बीच में कौन बैठ रहा है? G एंड D के बीच में कौन सी पेयर बैठती है बताओ? G एंड D के बीच में, G एंड D के बीच में कौन बैठ रहा है? G एंड D के बीच में कौन है? पेयर बोला है तो 2 लोग है वैसे, BH। चलो आगे दे दो, आंसर दे दो। BH और HB, वन एट द सेम प्लेस, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। चलो आगे बताओ। स्टार्टिंग फ्रॉम द एज पोजीशन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा बताने लायक होगा, मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। ओके चलो EHB, वेरी गुड, आगे चलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द एज पोजीशन, इफ ऑल द 8 पर्सन्स आर चेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता ही होगा, ए से चालू करते हैं। सीटिंग पोजीशन ऑफ सी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूडिंग ए डज नॉट चेंज? ठीक है क्या बोलना है इनका कि अगर जैसे हमारा अरेंजमेंट बना है वहां से एक्सक्लूडिंग ए को अगर अल्फाबेटिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर सबको अरेंज करते हैं तो क्या होना चाहिए? तो क्या होगा देख लेते हैं। चेंज द कलर, तो यहाँ पे ए तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे जी होगा और यहाँ पे एच होगा। तो क्या बोलना है उनका? एक्सक्लूडिंग वुड नॉट चेंज, मतलब अपनी जगह पे कौन बैठा हुआ है? कौन है? एक ही पर्सन है ऐसा। एक्सक्लूडिंग ए बोला है क्योंकि ए से अगर स्टार्ट करेंगे तो उसकी पोजीशन तो अपनी जगह पे होगी ना, उसके अलावा कौन है ऐसा उसका कहना है। उसके अलावा कौन है? कौन है उसके अलावा? सी, वेरी गुड, सी वेरी गुड, सी इज। हाँ ये लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, 5 में से ये क्वेश्चन आता ही आता है, 5 में से ये क्वेश्चन आता है। 4 of the following are alike based on the certain or on their seating arrangements around the circle, which of the one that does not belong to that group? इसका क्या मतलब है? ये आपको कुछ भी बोल देगा, ये बोलूंगा कि 4 जो ऑप्शंस दिए हैं आपको, 5 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से 4 सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। अब पैटर्न कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन द सीटिंग अरेंजमेंट,
बट पांचवा ऐसा ऑप्शन होगा जो चार ऑप्शन से हटके हो जाएगा. विच वन ऑफ द ऑप्शंस वुड बी ऑड वन आउट. ठीक है, तो आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा. तो उसमें पैटर्न पहले ढूंढ लो क्या पैटर्न है. तो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा तो इसको मुझे सिलेक्ट करके हटाना पड़ेगा साइड में. राइट, लेट मी रिमूव दिस टू द अदर प्लेस. ठीक है, यहाँ से यहाँ रख देते हैं. चलो अब शायद दिख रहा है, दिख रहा है. ओके, यहाँ से यहाँ रख देते हैं. क्वेश्चन दिख रहा है. ओके, अब दिख रहा है क्या? चलो बताओ बताओ, आंसर बताओ, पैटर्न बताओ, पैटर्न. उनका क्या कहना है, समझ में आया क्या आपको? क्या समझ में आया? उनका कहना क्या है, समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन का क्या कहना है? 4 of the following are alike based on upon their seating arrangement around the circle. Which is the one that does not belong to that group? तो आपको इसमें पैटर्न ढूंढना है. ये जो थी ये इंफॉर्मेशन सिर्फ पिछले क्वेश्चन के लिए थी. ठीक है, पिछले क्वेश्चन के लिए थी. चलो, व्हाट इज आंसर? आंसर क्या है देख लो, मैं बताता हूँ कि उनमें पैटर्न ढूंढना है. देखो एफ एच के बीच में क्या है, एफ एच के बीच में क्या रिलेशन है? देखो एक का गैप है. ठीक है, एफ एच के बीच में एक का गैप है. जी के बीच में क्या है? तो जी एंड ई के बीच में भी एक का गैप है. सी डी क्या है? सी डी देखो, सी डी ये सी है और ये डी है, इनके बीच में भी एक का गैप है. अगेन बीजी के बीच में देख लो क्या है? बीजी, बी एंड जी दे आर इमीडिएट नेबर्स. ठीक है, नेबर्स है. ई एफ के बीच में क्या है? ई एंड एफ, तो एक का गैप है. तो सब कुछ ये चार जो ऑप्शंस है ना, अदर देन ऑप्शन नंबर 4, ये जो चार ऑप्शंस है ये सिमिलर लाइन पे चल रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर एक्सेप्ट द ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू गॉट दिस. चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट क्लियर हुए होंगे. चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लेट मी इरेज एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन एंड आगे चलते हैं. फट से देख, मुझे देखने दो कौन सा क्वेश्चन है, इजी वाला है क्या? देखो, एच एन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, डी इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ. कर लोगे क्या? ये स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क के लिए कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है. ठीक है, इजी वाला क्वेश्चन है. थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे सिमिलर टाइप का कोई फेसिंग द सेंटर वाला ही क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं. हम दूसरा टाइप ले लेते हैं. हमने दूसरा टाइप कौन सा देखा था? फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर वाला देखा था. तो ये उसके बेसिस पे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है उसके बेसिस पे. गेटिंग? These are the questions based on the previous set. चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं. Are sitting around the facing the center ही है. Each of them has a different proportion. हाँ, I think we should solve this question because there are 2 variables here. 2 वेरिएबल्स है. अभी तक जितने हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, अभी 2 वेरिएबल्स है. 2 वेरिएबल्स क्या है? एक प्रोफेशन है उनका और पर्सन भी है, उसके साथ साथ उसका प्रोफेशन ऐड किया हुआ है. So I would give you 2 minutes. You can try to solve. Okay, try करिए, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए. What is given in the question? Okay, what is given in the question? Study the following information carefully. Answer the given questions. Are around कितने persons है? 3 and 3 6 and 2 8 persons. 8 persons are there who are sitting around circular table facing the center. Important point is that facing the center. ये जरूरी है. ठीक है, away from the center भी हो सकता है. Each of them has a different profession. उनका अलग अलग प्रोफेशन दिया है, engineer, pilot, teachers and all this thing. Politician sits third to the right of G. क्या बोला है? पहला पॉइंट. यहाँ से रियल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, वो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है. ठीक है, चलो. C is an immediate neighbor of G. The architecture sits second to the right of C. B sits third to the right of H. H is neither a politician nor an architecture. Only one person sits between C and teacher. A and F are immediate neighbors of H. अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है और पढ़ के करने की कोशिश करे तो समझ लेना जितने स्पीड से आप पढ़ रहे हो उतने ही स्पीड से टॉप से चला जाता है. ठीक है, दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता. इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ लो. जितनी जो इन्फॉर्मेशन डेफिनेट वाली इन्फॉर्मेशन है उसको उस फॉर्मेट में डाल लो. अदरवाइज जो इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन है उसको की इंफॉर्मेशन या फिर की पॉइंट्स की बेसिस पे आप साइड पे लिख के रख दो. ठीक है, क्या करना है आपको? जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उसको पुट कर दो और जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है उनको क्या कर दो, की नोट्स के बेसिस पे साइड पे लिखते चलो.
लेकिन हमारी कोशिश हमेशा एग्जाम में यही होगी, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें क्या कोशिश होनी चाहिए, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ेंगे और एक ही बार क्वेश्चन को आंसर करेंगे, मतलब सेट बना लेंगे, बार बार स्क्रीन पे जाएंगे, स्क्रीन से जाके क्वेश्चन को लाइन में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोसेस क्या होगी, जैसे आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते एक तो उसकी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होती है, पुटअप कर लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन डेफिनेट नहीं है उसको साइड में नोटेशन फॉर्म में हम लिख लेंगे। कैसा होता है प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। किसी का आंसर आया क्या? वेरी गुड, पायल एंड इज सेइंग नहीं है, प्रीवियस वाली कमेंट थी वो। किसी का आंसर नहीं आया, नहीं आएगा इतने जल्दी, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन चला गया, स्क्रीनशॉट ले लो, फट से सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। शीतलपुर की सेम 5 कौन से क्वेश्चन का है? प्रीवियस वाला होगा, इसका तो नहीं होगा। सेट बन गया क्या किसी का? जिसका बन गया होगा वो लिख सकते हैं डन, बट डोंट चीट, ओके। बीजी, ओके। आया क्या आंसर? एनीवन? Okay, everything is visible to you on the screen right now. यहाँ पे क्या हुआ है, दो वेरिएबल्स ऐड हुए क्वेश्चन में, दो वेरिएबल्स ऐड हुए, अभी तक सिंगल सिंगल वेरिएबल्स थे। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे वो आपको लैंग्वेज और उसमें के जो कीवर्ड्स है वो समझने के लिए वो क्वेश्चंस थे। शायद ही कोई एग्जाम में वैसे इतने इजी वाले क्वेश्चंस आए, शायद ही आए, ठीक है, बट वो वर्ड समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अदरवाइज एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। आपका आया होगा किसी का? क्या इन्फॉर्मेशन? स्टडी द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। देयर आर 8 persons सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन। उनका अलग अलग प्रोफेशन है। कितने लोग हैं? फेसिंग द सेंटर है और 8 लोग हैं। तो सेंटर, अगर सर्कल की बात चल रही है, सर्कुलर, तो सर्कल को बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से सर्कल को बना लेते हैं। और कितने लोग हैं? 8 लोग बोला है, तो 8 लोग को प्लेस कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड एवरीवन नोज दैट कि फेसिंग द सेंटर है, तो ये डायग्राम आपको ऐसे ड्राइंग वाइंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सारे पर्सन फेसिंग सेंटर ही है। चलो अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन, वगैरह वगैरह, उसका प्रोफेशन भी दिया है, समझ में आ रहा है। पहला क्या बोल रहा है? द पॉलिटिशियन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। तो क्या हम पर्सन को रख सकते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी आप प्लेस कर दोगे उस पर्सन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, तो रख दो उस पर्सन को। क्या बोला है पहले? पहला है पॉइंट बी, द पॉलिटिशियन सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। सर्कल में आप कौन सा भी पर्सन कहीं पे भी रख सकते हो, तो पहला पर्सन हम यहाँ पे रखेंगे जी। जी के थर्ड राइट में, थर्ड बोला है, थर्ड राइट में मतलब 2 पर्सन छोड़ के पॉलिटिशियन यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। पॉलिटिशियन थर्ड राइट हो चुका है, ठीक है, पॉलिटिशियन। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। अब प्रॉब्लम क्या है? इमीडिएट नेबर है, तो 2 पॉसिबिलिटीज होगी। एक तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सी माइट बी ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है। श्रद्धा, तो यहाँ पे प्लेस अपने मन से करेंगे क्या? नहीं करेंगे, अपने मन से नहीं कर सकते। आगे के सेंटेंस या फिर पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम भी हम निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन आगे का सेंटेंस कुछ दिया होगा तो पढ़ लेते उसके बारे में। अदरवाइज हमें 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलना पड़ेगा, 2 डायग्राम्स निकालने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली। आप एग्जाम में एक डायग्राम्स को मन से एजम्पशन यहाँ पे रख नहीं सकते कि भाई सी को यहाँ रख दो फिर आगे कंटिन्यू कर लो। बाद में क्या होता है कि वो अरेंजमेंट गलत हो जाती है और अपना टाइम बर्बाद हो जाता है। सो यू कैन नॉट अफोर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम दिस। तो आपको क्या करना है? अगर 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, 3 पॉसिबिलिटीज बनती है, तो आपको साइमल्टेनियसली ही पॉसिबिलिटीज लेके चलना है, ठीक है। 2 डायग्राम्स अगर बनते हैं तो 2। प्री की अगर बात करें, इजी लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हमेशा बनती है। अगर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आया तो 3-4 भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, गेटिंग। चलो तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस में क्या बोला? सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज हो गए।
यहाँ पे एक तो सी यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं कुछ है क्या, आगे कुछ दिया है क्या, सी कैन बी बोथ द साइड। आगे क्या दिया है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, नहीं पता कुछ भी, तो क्या कर लेते हैं, आगे क्या बोला, एच इज नीदर अ पॉलिटिशियन नॉर अ आर्किटेक्चर, ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द टीचर, ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ तक, तो सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, कुछ भी नहीं पता, ए एन ए फाइव एन एस, आगे अगर पढ़ते तो कुछ नहीं है, ठीक है, डॉक्टर सिट सेकंड टू द राइट, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन सी एंड टीचर, ये पॉइंट हो सकता है, फिर भी नहीं, चलो आगे चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलते हैं, चलो साइमल्टेनियसली दो पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ कट जाएगी, ठीक है, लेट मी ड्रॉ अनदर पॉसिबिलिटीज हियर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, ठीक है, तो क्या बोला है, जी यहाँ है और पॉलिटिशियन यहाँ होगा, ठीक है, पॉलिटिशियन विल बी हियर, ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या बोला है, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो यहाँ एक केस में यहाँ रख देते हैं, दूसरी केस में यहाँ रख देते सी को, ठीक है, लेट मी एरज दिस, यही प्रॉब्लम है इनका, सी को यहाँ रख दिया, एक केस में यहाँ रख दिया, आगे पढ़ते हैं, जी इज एन जी द आर्किटेक्चर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो यहां से एलिमिनेट हो जाता है पॉइंट, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो सी को यहाँ रख सकते हैं क्या हम, बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉइंट बोला है, आर्किटेक्चर सिक्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉलिटिशियन बैठा है ना, तो सी यहाँ नहीं हो सकता, इट मींस दिस अरेंजमेंट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, तो इसको हम अभी गलत कर सकते हैं, चलो इसको गलत कर देते, तो हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू अभी करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, सी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, तो इस केस में क्या है, आर्किटेक्चर यहाँ होगा, आर्किटेक्चर यहाँ रख देते हैं, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, अभी बी भी नहीं आया है और एच भी नहीं आया, तो कहाँ रख देंगे हम, वेरी गुड, समानता इज सेइंग डन, वेरी गुड एक्चुअली, appreciable, really appreciable, चलो अब क्या बोला है, पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर्किटेक्ट, सेकंड आर्किटेक्चर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सेकंड टू द राइट ऑफ सी आर्किटेक्चर है, ठीक है, आगे बोलता है बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, अब ये बी भी नहीं आया और एच भी नहीं आया, तो ऐसे अगर ऐसा पॉइंट आया तो हम क्या करेंगे, उसको नोटेशन फॉर्म में लिख के रख देंगे साइड में, नोटेशन फॉर्म में, ये प्रोसेस समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा एम नहीं है, यहाँ पे हमारा एम क्या है, प्रोसेस को समझना, ठीक है, प्रोसेस को समझना एम है, क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा बाद में, लेकिन एग्जाम की जब बारी होती ना, एग्जाम में विद इन टाइम लिमिट नहीं होता, आप अभी घर पे बैठे हो, अंडर प्रेशर अगर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप अंडर प्रेशर रहोगे ड्यूरिंग एग्जाम तो क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व नहीं होता और गलतियां भी होती है, गेटिंग, चलो लेट मी सॉल्व दिस, इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ रख देता हूँ, पॉलिटिशियंस आर्किटेक्चर, यार चलो मुझे जगह चाहिए थी लिखने के लिए, पॉलिटिशियन हो गया, आगे लिखते हैं बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो यहाँ लिख देता हूं मैं पहला पॉइंट, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, मतलब दो लोग होंगे और इस तरह से उसका नोटेशन बनाएंगे, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच इज नीदर अ पॉलिटिशियन नॉर एन आर्किटेक्चर, मतलब एच यहाँ भी नहीं है एंड एच यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी रख देते साइमल्टेनियसली दोनों को, और एच कहाँ है, आर्किटेक्चर नहीं है, तो आर्किटेक्चर यहाँ पे होना चाहिए, तो एच यहाँ भी नहीं है, ठीक है, एच यहाँ पे भी नहीं है और एच यहाँ पे भी नहीं है, आगे चलते हैं, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड टीचर, सी एंड टीचर के बीच में एक पर्सन है, तो देखो इस तरह से, इस राइट हैंड साइड में अगर सी के देखते तो आर्किटेक्चर ऑलरेडी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में टीचर यहाँ रखते थे, ठीक है, टीचर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे रख देते हैं टीचर, ठीक है, टीचर इज देयर, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड टीचर, हो गया, जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उसको प्लेस करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं है उसको नोटेशन फॉर्म में हम साइड में लिखेंगे, रेडी,
चलो क्योंकि बी भी नहीं आया था और एच भी नहीं आया था तो कहाँ रखेंगे तो पता नहीं। चलो ए एंड एफ आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, ए भी नहीं आया अभी तक और एफ भी नहीं आया, तो उसको नोटेशन में लिखते हैं ए और एफ, एफ और ए, कैसा होगा ए और एफ और ए होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो आप ऐसे भी अगर लिखे तो आपको समझ में अगर आया कि ये दोनों इमीडिएट नेबर्स है तो आपने ये सेकंड पेयर नहीं भी लिखे तो चलता। ठीक है, इसका क्या मतलब है, दोनों इमीडिएट नेबर्स है। हैंडराइटिंग तो ऐसी आती माशाअल्लाह इस पे जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, चलो आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ए एंड एफ आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। आपका क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही सॉल्व होना चाहिए, नहीं तो बार बार नेक्स्ट पॉइंट पे आए वापस गए, बार बार स्क्रीन को देख रहे हैं, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट प्रोसेस। आपके पास टाइम कंसर्न होता है ड्यूरिंग एग्जाम। नीदर ए नॉर एफ इज अ पॉलिटिशियन। हाँ बोलिए। सर एच को आर्किटेक्चर और पॉलिटिशियन के बीच में रख सकते हैं क्योंकि वही एक प्लेस है जहाँ पे कंडीशन फुलफिल होती है। लेकिन वो बी, बाद में पता चलेगा ना आपको, अभी कहाँ पता चल रहा है। हाँ क्योंकि दूसरी जगह पे रखे तो एच के राइट में थर्ड बी प्लेस ऑलरेडी कोई ना कोई वेरिएबल है। नहीं नहीं नहीं, वो तो बाद में होगा ना, अभी तक कहाँ पता हमें आगे क्या होने वाला है पिक्चर में। अभी तो हम कैसे मूवी देख रहे हैं ना, बाद में पता चलेगा ना एंड कैसा होगा मूवी का। अच्छा, अभी अंडर द प्रोसेस है वो, आगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है आगे के सेंटेंस पता ही नहीं होते क्या होता है, तो आपको प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। सेंटेंस को प्रोसेस में बता रहा हूँ, आप लोग एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ना है और एक ही बार क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं जा सकते, तो प्रोसेस को समझ लो। आपको तो आगे तो होगा ही होगा, दोनों में से एक अरेंजमेंट एलिमिनेट हो जाएगी और फाइनल आंसर आएगा अपना। ठीक है, लेकिन प्रोसेस समझ लो क्या होगा। पॉइंट जैसे जैसे पॉइंट बोलते हैं वैसे वैसे, अगर डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है तो प्लेस कर देंगे, नहीं है तो उसको नोटेशन फॉर्म में साइड में लिख देंगे। ठीक है, चलो ए एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर, नीदर ए नॉर एफ इज अ पॉलिटिशियन। तो एफ भी नहीं है और ए भी नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है। एफ भी नहीं है और ए भी पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, दोनों पॉलिटिशियंस नहीं है तो दोनों केस को हम साइड में, पॉलिटिशियंस नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द डॉक्टर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, डॉक्टर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, दिस इज द अनदर अरेंजमेंट। ठीक है, मैं तो कंफ्यूज हो जाता। डॉक्टर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट में कौन है बोलते हैं, डॉक्टर है। ठीक है, राइट में ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ, डॉक्टर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड इंजीनियर। ठीक है, अभी तक डी भी नहीं आया और इंजीनियर भी नहीं आया, तो लिख के रख देते हैं डी एंड इंजीनियर के बीच में दो लोग हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी मैंने नोटेशन एरो वगैरह नहीं दिखा, इसका क्या मतलब है कि ये इंटरचेंज हो सकता है। एरो नहीं दिखा है इसका क्या मतलब है, ये इंटरचेंज हो सकता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। एरो नहीं दिखाया मतलब क्या होगा, इट कैन बी इंटरचेंज। समझ रहे, जिसके बीच में एरो दिखाया ये डेफिनेट वाली इंफॉर्मेशन है। चलो आगे चलते हैं। टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड इंजीनियर हो गया, डी इज नॉट एन पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन कौन नहीं है, डी भी पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, पायलट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, पायलट जो है ना यहाँ पे भी नहीं है, पायलट यहाँ नहीं है, पायलट यहाँ नहीं है। ठीक है, लिख के रख देते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ अभी अब आप फिलहाल अगर देखोगे तो दोनों अरेंजमेंट बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं आपको, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो एक कैरी फॉरवर्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में उसको एलिमिनेट कर देंगे। चलो लास्ट पॉइंट क्या बोला है, लास्ट पॉइंट देखते हैं। बैंकर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, है ना, तो यहाँ पे रख देते हैं बैंकर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है, क्या अभी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है क्या वापस से, नहीं है, आपने सारा जो भी है वो कॉपी पे उतार लिया है। ठीक है, सब कुछ आपने कॉपी पे उतार लिया। अभी अगर मैंने क्वेश्चंस को पूरा हटा भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं हटा दूं क्या क्वेश्चन को, हटा दूं क्या, ओके। चलो अब देखो क्या बोला है, अब हमने सारे पॉइंट्स, की पॉइंट्स तो इसके लिख लिए, अब अरेंजमेंट करने का ही काम बचा हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं किसको कहाँ कर रख सकते हैं।
देखो पॉलिटिशियन की पॉइंट कहाँ से उठा सकते हैं, देखो किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन है पॉलिटिशियंस के बारे में, जो कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। नेगेटिव पॉलिटिशियन कौन हो सकता है देख लेते हैं। पॉलिटिशियन कौन हो सकता है, देखो डी है नहीं, एच है नहीं, एफ है नहीं और ए नहीं है, मींस देयर आर 4 पर्सन हु कैन नॉट बी द पॉलिटिशियन। और जी और सी तो ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, मतलब 6 लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिशियन हो नहीं सकते। बच्चे कौन से 2 पर्सन ऐसे होंगे जो पॉलिटिशियंस होंगे, कौन होंगे, 2 पर्सन बचे होंगे, कौन होगा, एक तो बी होगा या फिर ई होगा, 2 पर्सन ही होंगे ना, क्योंकि किसने क्या बोला है, डी कैन नॉट बी पॉलिटिशियन, एच कैन नॉट बी पॉलिटिशियन, एफ कैन नॉट बी एंड ए कैन नॉट बी पॉलिटिशियन, और सी एंड जी तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो वो पॉलिटिशियंस कैसे हो सकते, तो नहीं हो सकते। तो 2 पर्सन ऐसे होंगे जो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, वो है बी एंड ई, बी एंड ई 2 पर्सन हो सकते हैं, है ना। अब बी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, देखो क्या इंफॉर्मेशन दी है, एच एंड बी। अगर सपोज मैंने यहाँ पे बी प्लेस करने की कोशिश की तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पर्सन छोड़ के एच रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, अगर मैं एच यहाँ रख दूं, अगर सपोज मैंने बी यहाँ रखा तो उनके बीच में 2 का गैप होगा, एच यहाँ तो यहाँ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर मैंने एच यहाँ रखा सपोज, तो एच के राइट में बी है, यहाँ तो लेफ्ट में हो जाएगी, गेटिंग। चलो तो एच कैन नॉट बी हियर ऑल्सो, एच यहाँ नहीं है, एच यहाँ नहीं है। सपोज अगर एच मैं यहाँ रखता हूं तो बी यहाँ होगा, तो एच यहाँ हो सकता है, कौन सी कंडीशन में, जब उसके राइट में अगर सपोज हमने बी रखा तो, समझ रहे क्या, राइट में रखा तो, लेकिन बी के अकॉर्डिंग वो वहां नहीं हो सकता। चलो हटा देते हैं उसको। तो बी और ई के लिए तो क्या हमारे पास 2 डायग्राम्स है, तो डायरेक्टली हम बी और ई का ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। एक केस में बी को यहाँ रख देते हैं और एक केस में ई को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, हो गया। अब बी को रख दिया तो कहाँ रखना चाहिए हमने, तो उनके बीच में गैप कितना है, एच का, तो लेकिन यहाँ से वायलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, कंडीशन एक वायलेट हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैं एच को रखता, क्योंकि उनके बीच में 2 का गैप कितना है, एच होना चाहिए, तो इस तरह भी रखना चाहिए, तो एच को रख देते हैं दूसरी जगह, एच को यहाँ रख दिया। तो लेकिन कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे एच के राइट में भी होना चाहिए, यहाँ पे तो लेफ्ट में हो रहा है, राइट में तो नहीं हो रहा है, मतलब दिस अरेंजमेंट गोज रॉन्ग एंड दिस गोज वेल, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। तो ई को यहाँ रख दिया, ई फिक्स हो चुका है, ई फिक्स हो चुका, गेटिंग माय पॉइंट, ई बिल्कुल फिक्स हो गया। मैं आपको लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कितना समय लग रहा है, तो ये प्रोसेस समझने के लिए आप जब खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगता। ई फिक्स हो चुका है, आपने की पॉइंट्स उठाए, नेगेटिव वाले की पॉइंट्स उठाए, ठीक है। चलो ई को यहाँ प्लेस कर दिया, बचा ही कौन, फिक्स हो चुका है पॉलिटिशियन। अब देखते हैं आगे कौन रख सकते हैं हम। अब एच एंड बी का, अब देखो एच यहाँ हो नहीं सकता, एच यहाँ है नहीं, कहाँ का रख सकते, एच को अगर यहाँ रखा तो उसके राइट हैंड साइड में कौन, बी यहाँ हो सकता है, गेटिंग, एच यहाँ हो सकता है। एच को अगर यहाँ रखा तो उसके राइट हैंड साइड में बी नहीं हो सकता, मतलब एच यहाँ नहीं हो सकता। एच को यहाँ रखा तो उसके राइट हैंड साइड में बी होना चाहिए, नॉट पॉसिबल, मतलब एच को अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ अगर रख दिया तो उसके राइट हैंड साइड में बी हो सकता है, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, एच को हम यहाँ रख सकते हैं या एक्स को यहाँ रख सकते हैं। एच को यहाँ रख दिया तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब साइमल्टेनियसली कुछ पॉइंट्स की हेल्प ले सकते हैं हम साथ साथ में, समझ रहे क्या, साइड साइड में कोई पॉइंट्स है तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। एच के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, अब अगर हमारे पास 2 डायग्राम्स है तो हम 2 डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज साइमल्टेनियसली दोनों पॉइंट्स अगर साथ में ले सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलो कंसिडरिंग दैट कि एच को अगर यहाँ रखा तो बी यहाँ हो जाएगा, तो बी के बाजू में कोई है क्या, बी से रिलेटेड कोई पॉइंट है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हमारे पास और 2 पॉइंट्स है ए से रिलेटेड, देखो ए से रिलेटेड 2 पॉइंट्स है, ए एंड डॉक्टर एंड ये, तो कहाँ रखना चाहिए, ए को कहाँ रख सकते हैं हम, ए के सेकंड राइट में, देखो ए को यहाँ रख दिया तो उसके सेकंड राइट में डॉक्टर होना चाहिए, ए कैन नॉट बी हियर, ए अगर रहा तो सेकंड राइट में डॉक्टर हो जाएगा, उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, बैंकर हो सकता है, तो ए यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए के बाजू में एफ, तो एफ ए एफ यहाँ पे हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। ए को यहाँ रख दिया तो उसके सेकंड राइट में डॉक्टर, उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, लाइक ए एफ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। मतलब ये पॉइंट हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, हमारे पास 2 ही पॉइंट्स है। कैसे पॉइंट्स है, हमारे पास एच का ही हेल्प ले सकते हैं हम, एच अगर प्लेस कर दिया हमने तो बी भी प्लेस हो जाएगा। चलो एच को यहाँ रख दिया तो बी को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, एच को वहां रख दिया तो बी को वहां रख दिया, ठीक है। दूसरी केस क्या है, एच को यहाँ रख दिया तो बी यहाँ नहीं हो सकता, इस केस में कहाँ रख सकते हैं हम एच को, एच और बी को,
बी को यहाँ रख नहीं सकते। चलो लेट मी erase दिस। ये केस बनाना मैं सिखा रहा हूँ आपको, हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रोसेस होगी। एग्जाम में आपको नहीं पता होता कि कौन सा सही जा रहा है और कौन सा गलत जा रहा है, समझ रहे क्या? चलो रख देते हैं। अभी अभी क्या कर देते हैं, हमने एच को कहाँ रख सकते हैं देख लेते हैं। इस केस में हमने एच को रख दिया यहाँ पे। इस केस में एच के सेकंड राइट में बी होना चाहिए, तो यहाँ एच नहीं हो सकता। एच को यहाँ रख दिया तो सेकंड राइट नहीं हो सकता। एच को यहाँ रख दिया तो उसके सेकंड राइट में बी नहीं हो सकता। एच को यहाँ हो नहीं सकता, पहले ही बोला था उन्होंने, एच यहाँ नहीं है, तो एच को यहाँ रख देते क्या, एच को यहाँ रख दिया, एच को यहाँ रख दिया तो उसके सेकंड राइट में बी होना चाहिए। दो का प्लस छोड़ते बी हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। चलो कहाँ रख दूं, आप बोलो। पायलट्स वाला भी हो चुका है, यहाँ भी रख देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्व ऑलमोस्ट हो चुका है, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। दोनों पॉइंट्स को अगर मर्ज कर दिए तो और सॉल्व हो जाएगा। किसी का आंसर आया क्या आगे? रख दूं क्या, डायरेक्ट रख दूं यहाँ से? अब देखो ए एन एफ को यहाँ रखते थे, ए एन एफ कहाँ होना चाहिए? अब दोनों तो प्लेस है, ये अगर रख दिया यहाँ पे, देखो एच एन सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ये भी सेटिस्फाई हो चुका है। ए के बाजू में हमें अगर समझो हमने ये ए को यहाँ रखा तो उसके सेकंड राइट में डॉक्टर हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट में बैंकर भी हो जाएगा, ठीक है। और ए के बाजू में एफ नहीं होगा, मतलब ए यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। ए कैन नॉट बी हियर। ए को यहाँ रख दिया तो उसके सेकंड राइट में डॉक्टर होगा, उसके सेकंड लेफ्ट में इंजीनियर होगा, ए के बाजू में एफ होगा। यहाँ रखा तो उसके सेकंड राइट में और सेकंड लेफ्ट में, मतलब ए यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ठीक है। ए कैसे फिक्स हुआ? क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी दी, ए के सेकंड राइट में कौन होना चाहिए? तो डॉक्टर होना चाहिए। ए के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए? तो बैंकर होना चाहिए, ठीक है। ए के सेकंड लेफ्ट में बैंकर होना चाहिए, ठीक है। और ए के बाजू में एफ होना चाहिए, तो एफ यहाँ रख देते, हो गया फिक्स। और कौन बचा है? डी और इंजीनियर। डी और इंजीनियर कौन है अभी? डी एंड इंजीनियर के बीच में देखो एक ही जगह बची है अभी डी एंड इंजीनियर्स के लिए। डी बैंकर कर देते, डी को बैंकर बना देते, समझ रहे? और उनके बीच में दो का गैप है तो इसको इंजीनियर बना देते हैं, डी को यहाँ रख देते और इसको बना देते इंजीनियर, ठीक है, हो गया। अब कौन बचा है? किसका प्रोफेशन बचा है? सबका, जी का बाकी है और पॉलिटिशियन। देखो पायलट यहाँ नहीं बोला था, यहाँ पे लिखा था ना पायलट यहाँ नहीं, पायलट यहाँ नहीं, तो पायलट यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी नहीं बोला था पायलट और यहाँ भी नहीं बोला था, ए पायलट नहीं है, तो ए का जो बचा होगा वो कौन किसका होगा? ए का होगा। प्रोसेस समझ में आएगा? देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि समय बहुत लगा, लेकिन समय इसलिए लगा क्योंकि मुझे आपको समझाना था। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं, विद इन 2 मिनट्स ड्यूरिंग द एग्जाम। ए का प्रोफेशन क्या है, समझ में आया? अप्रोच समझना था, क्वेश्चन सिमिलर आएगा, सिमिलर आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं होगा, अप्रोच समझना है क्या है, जो पॉइंट्स है। मैंने दोबारा क्वेश्चन को पढ़ा क्या? एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ा, जो सेंटेंस था उनको नोटेशन फॉर्म में हमने लिख लिया, नोटेशन फॉर्म में लिखने के बाद उसको रिलेट किया, तो ये वाला अरेंजमेंट रॉन्ग हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। आप देख लो सारे पॉइंट्स मीट कर दिए हमने और इस पे वेस्ट नहीं करते, तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि सारे कंडीशन मीट हो ना, डी और इंजीनियर भी हो गया, एफ एन ई भी हो गया, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। समझ गए क्या? आगे चलना है, फिर से एक बार सॉल्व करके जरूर देख लेना, आप क्वेश्चन बड़ा है। चलो इसके बेसिस पे आंसर दे दो, क्वेश्चंस के आंसर दे दो। व्हाट आर द क्वेश्चंस? आंसर दे दो। सो गए क्या? सब कुछ सुन पड़ गए? इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। धीरे धीरे फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, ऑनलाइन थोड़ा सा स्लो ही चल रहा है हमारा, धीरे धीरे प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। चलो, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? सो गए सब कुछ? फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ बिजनेसमैन? कौन होना चाहिए बिजनेसमैन? वेरी गुड, ए, वेरी गुड, ए होना चाहिए, वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में है? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन के रिस्पेक्ट में बताना है हमें, पॉलिटिशियंस के रिस्पेक्ट में बताना है। पॉलिटिशियन यहाँ है, उसके रिस्पेक्ट में कौन बताना है उन्हें? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ? एफ की पोजीशन बताइए। एफ कहाँ है? पॉलिटिशियन एंड एफ इज डाउनवर्ड। टीचर एफ बना था ना? एफ टीचर को दिया था, है ना? कट गया वो शायद। चलो लेट मी राइट इट अगेन। चलो आया क्या आंसर? एफ यहाँ था ना, और यहाँ पे डॉक्टर को कौन था? बी दिया था शायद। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर को एच था, डॉक्टर। ठीक है, वो भी कट गया था साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो आंसर आया क्या इस क्वेश्चन का? क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिशियन? तो पॉलिटिशियन यहाँ है, एफ यहाँ है, कौन सा है? सेकंड टू द राइट। इस तरह से अगर काउंटिंग करते तो फोर्थ फिफ्थ आएगा, लेकिन इस तरह से सेकंड आएगा, सेकंड टू द लेफ्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ? सेकंड टू द लेफ्ट आएगा। ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट, एफ की पोजीशन एफ यही पता ना। चलो आगे चलते हैं। कमेंट में कुछ तो बोल रहे हो, बताओ क्या बोल रहे हैं। ओके, थर्ड टू द राइट, थर्ड कैसे आएगा? एफ पॉलिटिशियन और उसका सेकंड ही तो आएगा, सेकंड टू द राइट। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। Who sits exactly between teacher and engineer? टीचर एंड इंजीनियर के बीच में कौन बैठ रहा है? एग्जैक्टली बोला है, ये टीचर है। टीचर एंड इंजीनियर के बीच में कौन बैठ रहा है? एच बैठ रहा है, वो को दिख भी रहा है ना? ओनली डॉक्टर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट मी टेक इट। सेम क्वेश्चन आया है। तो हाँ बोलिए। सर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड वाले पूछे जाते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं आप? मतलब अब जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन हाँ बिल्कुल आते हैं, लेकिन लेवल कम होगा। बिल्कुल आते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेशन था इतना, तो वो उतना रहता है क्या? लाइक नहीं, इससे ये तो इजी था एक्चुअली। आपको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है, इसी लेवल के सीआरटीज होंगी आजकल, लेकिन आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उसे सॉल्व कर रहे हो। एक्चुअली इट इज इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्ल्यूज एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसलिए इजी था। दो पॉसिबिलिटीज, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको दिखेंगे ही दिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, लेवल यही रहेगा, डोंट वरी अबाउट दिस। आप प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन से, क्योंकि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बार सीआरटीज में देखे गए, बहुत बार मतलब हमेशा ही आता है। ठीक है, समझ रहे? चलो आगे चलो। Four of the following five are alike in a certain way based on the given sitting arrangement, thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चंस, इसका इस पांच जो भी ऑप्शंस दिए हैं, इस पांच ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जो ऑड वन आउट है? कौन सा ऑड वन आउट है? Which one is the odd one out? हमें देखना है जी डॉक्टर। जी डॉक्टर के बीच में क्या रिलेशन है? जी डॉक्टर, एक का गैप है। ई आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर और ई के बीच में कितना गैप है? तो एक का गैप है। देन एच बिजनेसमैन के बीच में का, ई एंड बिजनेसमैन, सॉरी एच एंड बिजनेसमैन, एच एंड बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कौन था? ये था बिजनेसमैन। ठीक है, एच एंड बिजनेसमैन के बीच में भी एक का गैप है। ई एंड पायलट के बीच में, ई एंड पायलट, ये इमीडिएट नेबर्स है। नहीं, पायलट कौन था? हाँ जी है, इनके बीच में दो का गैप है। देखो ई एंड पायलट के बीच में दो का गैप है। एंड सॉरी पॉलिटिशियन है, पायलट नहीं है। ई एंड पॉलिटिशियंस, ई एंड पॉलिटिशियंस का मतलब क्या है? तो वो सेम ही लोग है। ई एंड पॉलिटिशियंस बिल्कुल सेम ही है ना, तो वो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एंड डी एंड पायलट, डी एंड पायलट मतलब कौन है? डी यहाँ है और पायलट यहाँ है, तो इनके बीच में भी एक का ही गैप है। समझे? तो आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर कौन सा होगा? आंसर कौन सा होगा? योर आंसर वुड बी, आंसर वुड बी okay, answer is option number 4.
ठीक है, वेरी गुड। चलो लेट्स, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई, ये वो तो आप खुद भी बता सकते हैं, ई का प्रोफेशन क्या है, तो पॉलिटिशियन है वो। चलो आगे चलते, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आगे चलते। सेम क्वेश्चंस हम आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश, जिन लोगों का बन गया आई मोस्ट वेलकम देम, एंड जिनका नहीं आया वो फिर से सॉल्व करके देख लेना घर पे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आने इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन and answer the given questions. Each of the friends sitting in a circle, not necessarily 4 of them are facing outside, 4 of them are facing the center, ठीक है। E faces outside, ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो क्या है, 4 आउटसाइड फेसिंग है और 4 जो है आप स्पेसिफिकली बोला है। क्या सॉल्व करना है, क्या होमवर्क करेंगे, बताओ बताओ, होमवर्क करेंगे क्या, ऐसा क्वेश्चन आगे बढ़ना है। अप्रोच सेम रहेगा, क्या बोला है कि 4 लोग जो है आउटसाइड फेसिंग है और 4 लोग है इनसाइड फेसिंग है, सेंटर की फेसिंग है। सेम खुद करोगे या बना दो, बोलो। माइक ऑन रखा है ना आपने, तो बोल सकते ना, चार्ट नहीं भी किए तो चलता। हाउ, अरे तो हाउ क्या, चलो सॉल्व करना है, फट से सॉल्व कर लेते हैं। होमवर्क, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सॉल्व करके देख लेना फिर, ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगी। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये जो एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है, ABCDEFGR आर 4 पर्सन्स, क्या है सी सेकंड, इसमें ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट प्लस तीसरा वेरिएबल्स है। 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, यहाँ हम सॉल्व नहीं करते, इसको हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, आप लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर पे सॉल्व करने की कोशिश कर लेना इसे, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में हम इसको करेंगे, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है या फिर एकदम एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको होल्ड पे रखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। हाँ, इसके उसके बेसिस पे ये वाले क्वेश्चंस है, जो पिछला सेट था ना उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस है, आप सॉल्व करके देख लेना, एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे देखो क्या है, ये भी क्या है, सिटिंग अराउंड द सेंटर फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी, दिनेश वगैरह, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप घर पे कर लेना, इजी लेवल का क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे ये आंसर्स है। चलो 5 of them facing the center while 2 of them are facing, हाँ 7 people are sitting around, सर्कल का ही है, तो ये भी आप घर पे कर लेना एक बार, नहीं हुए तो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन सही। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, स्क्वायर वाला टाइप, ठीक है। इसका क्या अप्रोच होता है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, पिछला क्वेश्चन था उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आई विल प्रोवाइड यू PDF ऑफ दिस PPT, ठीक है, PDF प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो नेक्स्ट टाइप इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। दूसरा टाइप कौन सा है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, दूसरा टाइप है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। तो इसका भी कुछ अप्रोच समझ लेते हैं, तो किस तरह से ड्राइंग होगा, स्क्वायर अगर बोलते हैं हम तो इस तरह से स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या वेरिएशन होता है, सारे लोग कैसे बैठेंगे, हो सकता है ये कॉर्नर, ज्यादातर आपको क्वेश्चन ऐसा दिखता है कॉर्नर वाला, है ना, कॉर्नर पे ऐसा इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखेगा कि सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से होगा। अब इसमें डिफिकल्ट लेवल कैसी होती, कभी कभी क्या होगा, ऑल वुड बी फेसिंग द सेंटर, ऑल वुड बी फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, या फिर सम वुड बी फेसिंग द सेंटर, सम वुड बी फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। और उसमें वेरिएशन क्या होता है, द पर्सन हु आर फेसिंग सिटिंग एट द कॉर्नर विल फेसिंग द सेंटर, इस तरह का, and the person who are sitting at the side will be facing away from the center, जो persons साइड पे बैठे हुए हैं they will facing away from the center। अब जब भी स्क्वायर वाली अरेंजमेंट होगी, स्क्वायर वाली अरेंजमेंट जब भी होगी, आपको क्या करना है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कॉर्नर एंड इसके लिए कुछ अगर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली अगर दे दी है, तो आपको जैसे बोला है वैसे ही रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर सारे लोग, सपोज ये मैंने स्क्वायर निकाला इस तरह से, ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी आती है इस पे,
माशाल्लाह ये हो गया ये तो। चलो अगर सपोज ऐसा दे दिया और सारे लोग अगर स्क्वायर के इनर में ही है, सब लोग अगर ऐसे ही आपको बोला है कि 8 लोग है एंड इस तरह से अगर दे दिया है ऑल आर फेसिंग द सेंटर, ऑल आर फेसिंग द सेंटर अगर है, इस तरह से अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पर्सन कहीं पे रख दो, स्क्वायर है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कल का ही दूसरा वर्जन है। लेकिन इस तरह का अगर रहा तो थोड़ा केयरफुल रहना है। यहाँ पे भी वही अप्रोच होगा, अगर कोई फर्स्ट पर्सन आपको अगर बिठाना है और अगर सेंटर की तरफ फेसिंग अगर है तो स्टार्ट यहाँ से कर लो, सपोज यहाँ से कर लो। अगर आउटसाइड फेसिंग वाला है तो यहाँ से स्टार्ट कर लेना। बाकी तो इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले पढ़ी है वो बिल्कुल सेम रहेगी इसके लिए, ठीक है। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस पे let me clear all the drawing and we will come to the direct to the question here. डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे वही होगा, some would be facing at the center and some would be facing away from the center, जो मैंने अभी बताया। उसमें क्या होगा, some sits on the side and some other sits at the corner, जो मैंने अभी ड्राइंग पे बताया था ना वही चीज है, ठीक है। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो नया कुछ नहीं है, पिछले क्वेश्चन में बताया वही है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से होगा देख ले। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। A, B, C, D, E, F, G are the sitting around a square table in a such a way that 4 of them sit at the corner, while the corner of the square, while the 4 sit in the middle of each of the side. ठीक है, the one who sit at the corner faces the center of the table, while those who sit in the table middle of the side faces the outside. ठीक है, मैंने जो अभी ड्रॉ किया था ना बिल्कुल सिमिलर टाइप का डायग्राम है। पहले ही हमारा काम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लो, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लो और उसमें जैसे जैसे बोला वैसे वैसे ड्रॉ कर लो। तो कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं। हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, देयर आर 8 पीपल्स। ड्राइंग इस तरह से बनेगा, 8 वाले, ओके। चलो तो 8 बज गए हैं तो हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। आप होमवर्क करोगे कि ये रिमेनिंग वाला पोर्शन हम कल ले लेंगे, बिकॉज ऑफिस से घर जाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। 8 बजे के बाद अलाउड नहीं है ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करके देख लेना, अदरवाइज टुमारो वी विल सॉल्व दिस। 1 मिनट में मैं बता देता हूँ कैसा बनेगा। इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। आउटसाइड ओके बोल रहे हैं, चलो someone is saying okay sir, yeah श्राद्धा is saying okay sir, see you tomorrow, okay। ये क्वेश्चन अगर बन गया आपसे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो हम कल के सेशन में कर लेंगे, ठीक है। सो वी नीड टू वाइंड अप हियर, हमें अभी वी हैव टू वाइंड अप हियर बिकॉज ऑफ द टाइम कंसर्न, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप अपना ग्रुप है उसमें भी डाल सकते हो, ग्रुप में पूछेगा डाउट, ओके। हाँ हाँ ओके, हाँ चालते पास, ओके बाय बाय।